प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्री बोर्ड परीक्षा के एक मॉडल प्रश्न पत्र के साथ हम उपस्थित हैं। इस वर्ष ऑफलाइन कक्षाएं बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित हुई हैं, अतः मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कहीं कहीं जो कुछ आपको संदेह है उसी का निवारण इस प्रश्न पत्र में हम करेंगे। प्री बोर्ड में आपको जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, बोर्ड परीक्षा की तरह क और ख में। क से भी 50 अंक के प्रश्न और ख से भी 50 प्रश्न के अंक, कुल 7 14 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। जो खंड क है उसका जो पहला प्रश्न है वो विभाजित है 5 खंडों में और ये पांचों हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं। पांचों बहुविकल्पीय हैं। सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे शेखर एक जीवनी की रचना विधा है, इसका सही उत्तर है उपन्यास। अज्ञेय जी इसके लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में से बाबू गुलाब राय द्वारा संपादित पत्रिका है, सही उत्तर है साहित्य संदेश। और हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री। वेदतीर्थ को हिंदी का प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उत्तर लिखने का तरीका है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दें, फिर आप बाएं तरफ जो भी विकल्प में लिखा हो क ख ग घ और या 1 2 3 4 5 उसे लिखें। उसके बाद आधा 1 इंच का जगह छोड़ें। फिर जो विकल्प सही है, जिसे क में ब सही है उपन्यास, तो इस तरह से थोड़ी दूरी देकर आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, पांचों का उत्तर क्रम से आपको लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है कि आपने पहले ख का दिया, फिर क का दिया, फिर घ का दिया, फिर ग का दिया, ऐसा नहीं। सभी को क्रम से लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से है। यहाँ भी 5 खंड हैं और पांचों के सही विकल्प को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। शोषितों के प्रति सहानुभूति विशेषता है, यह है प्रगतिवाद की। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। कुकुरमुत्ता कृत के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत जी इसके रचयिता हैं। सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना निम्न से किस स्थान पर रहकर की है, तो सही उत्तर है काला काकर। यह प्रतापगढ़ में है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है, सही उत्तर है 9वें सर्ग में। यहां भी उत्तर लिखने का तरीका वही रहेगा कि प्रश्नोत्तर संख्या आप 2 लिखेंगे और फिर क्रम से पांचों के उत्तर लिख देंगे। विकल्प पूरा लिखिएगा, जो सही है। अगर ग में असही है चिदंबरा, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में चलें। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 गद्यांश होंगे और दोनों में नीचे की ओर 5-5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक होंगे। इस तरह से 10 अंक का प्रश्न है। जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ें, जैसे पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। अगर नहीं समझ में आया तो पैराग्राफ को आगे पढ़ते जाइए, तो कहीं ना कहीं उस पाठ का कोई न कोई मुख्य शब्द मिलेगा जिससे आप पकड़ लेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है। यहाँ है अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। अशोक देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यह अशोक की फूल से लिया गया है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 5 प्रश्न हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर अथवा में देखें तो क कई महीने बाद आए, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र के भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि निंदा रस से है। यहाँ भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन मैं पहले वाले को हल कर रहा हूँ। तो लिखने का तरीका होगा प्रश्नोत्तर संख्या 3
संकेत पंडिताई डॉट डॉट बेकार है, जो भी आप लें, अथवा के ऊपर या अथवा के नीचे, तो इस तरह संकेत कर दें। फिर 1 2 3 4 5 या क ख ग घ अंगा जो भी दिया हुआ है उसे लिखते हुए उत्तर लिखिए। बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क 3 का ख ऐसा लिखने का आवश्यकता नहीं है। संदर्भ पूछा गया है तो संदर्भ हेडिंग डालकर लिखें। जैसे प्रस्तुत सारगर्भित एवं विचार प्रधान गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी की गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न कि पंडिताई किस प्रकार से एक बोझ है, तो इसका उत्तर इस तरह से करेंगे। पंडिताई एक बोझ इस दृष्टि है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को रटकर अपने को विद्वान समझने लगता है और मानता है कि उसने जो पढ़ लिया है वही सही है, वह युगानुरूप अपनी सोच में परिवर्तन नहीं ला पाता और अंततः दुखी होता है। तीसरा प्रश्न आपका था कि प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है, तो उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति और उसके परिणाम की विवेचना की गई है। चौथा प्रश्न था प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। और पांचवा जो प्रश्न था वो रेखांकित अंश की व्याख्या है, और यहाँ पर रेखांकित अंश था कि पंडिताई भी एक बोझ है वाला पैराग्राफ। तो आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखना है निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पंडिताई को एक बोझ मानते हैं क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने के स्थान पर एक उलझन पैदा करती है। यहाँ पंडिताई से तात्पर्य विद्वत्ता से है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है, किंतु जब वह व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तब हल्की एवं सहज हो जाती है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देती है। अब आइए चौथे प्रश्न पर चलें। चौथा जो आपका प्रश्न है वो काव्य से है और 2 पद्यांश दिए रहेंगे, आपको किसी एक को चुनना है और उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक के हैं। इस तरह से यह भी 10 अंक का है। आप अर्धवार्षिक दे चुके हैं इसलिए आपको कोई भ्रम नहीं होगा। तो आइए देखें। नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल खुलांग, ये प्रसाद के श्रद्धा मनु से है। 5 प्रश्न इसके दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हम पहले में पहला किए हैं तो यहाँ अथवा वाला हल करेंगे। देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। प्रस्तुत पद्यांश की कवयित्री और कविता का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है? काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? अब प्रस्तुत पद्यांश में किस अलंकार की प्रमुखता है? उत्तर देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे आप डालेंगे, फिर संकेत करेंगे विस्तृत नभ का कोई कोना, तो 1 2 शब्द विस्तृत नभ भी डाल दीजिए, डॉट डॉट डॉट। आज चलिए अंतिम का 1 या 2। पहला जो प्रश्न था कि प्रस्तुत पद्यांश के कवित्री कविता का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर सीधे सीधे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के कवित्री महादेव वर्मा जी हैं और कविता का नाम गीत 3 है। अगर गीत 3 न याद हो, 1 2 3 न याद हो तो गीत लिख देंगे, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है और रेखांकित अंश है विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। केवल इतने का आपको लिखना है, तो इस तरह से लिखें। रेखांकित अंश की व्याख्या। कवयित्री महादेव वर्मा बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि इस अनंत आकाश में बदली रहती है, किंतु आकाश का कोई हिस्सा उसका अपना नहीं है। उसी प्रकार मैं विस्तृत संसार में आई हूं, किंतु इसका कोई हिस्सा मेरा अपना नहीं है। तीसरा प्रश्न है कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है? उत्तर कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करती है, क्योंकि बदली की तरफ उसका जीवन भी क्षणभंगुर है। चौथा, काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? उत्तर काव्य पंक्तियों के अंत में कवयित्री अपना परिचय देते हुए कहती है कि मेरा इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज विदा हो रही हूँ, अर्थात मेरा जीवन क्षणिक है।
और पांचवा और अंतिम, प्रस्तुत पद्यांश में किस अलंकार की प्रमुखता है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में बादल का वर्णन जीवित व्यक्ति की तरह किए जाने के कारण मानवीकरण अलंकार की प्रमुखता है। इसके अलावा अनुप्रास जगह होता है, आप इससे परिचित हैं। अगर पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न दो खंडों में विभाजित है। खंड क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है, और खंड ख में कवि का। ये 5 अंक का है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, किसी न किसी एक का लिखना है आपको। तो यहाँ हमने लिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालना है। फिर जिसको लेना है अ ब स द, जो इसको लेना है वो डालेंगे, और फिर उनका नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 2-4 पॉइंट आपको इस तरह से अलग से दिखाना है। जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, माता पिता, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली याद, 3-4-5 पॉइंट, 5-6 पॉइंट में भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। और इसके बाद तब आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है। फिर साहित्यिक परिचय आपने तैयार किया है उसको लिखेंगे, उसके बाद रचनाएं लिखेंगे इस तरह से। और रचनाओं के बाद अगर लिख सकते हैं तो हिंदी साहित्य में स्थान जरूर लिखें। न याद रहे तो कॉमन लाइन लिख दें कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, अपनी रचनाओं के लिए सदैव याद किए जाएंगे या स्मरणीय रहेंगे। तो आपका जो उत्तर होगा अधिक सुंदर प्रतीत होगा। ख की बात कर लें, कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, यहाँ भी 5 अंक है। इस तरह से प्रश्न उत्तर संख्या 5 का यहाँ ख डालना था। पहले वाले में क डालेंगे, यहाँ ख डालेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, और 3-4 पॉइंट आपको देना है। जन्म, मृत्यु, माता पिता, अगर 5 कम से कम दे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद रचनाएं लिखिए। रचनाएं लिखने के बाद हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए, आप इससे परिचित हैं। छठा प्रश्न कहानी से है। परीक्षा में पिछले वर्ष से ट्रेंड बदला है, अब 2 ही कहानी आ रही, किसी एक का सारांश पूछा जा रहा है और किसी एक का उद्देश्य। इसके पहले 4 आती थी, तो किसी एक कहानी का सारांश पूछा जाएगा, किसी का उद्देश्य। 4 कहानियां हैं, तो या तो चारों का सारांश तैयार करें, या चारों का उद्देश्य तैयार करें, या 3 कहानी तैयार कर लें, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए छूटे ना। यद्यप पंचलाइट और बहादुर ये 2 कहानियां मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। तो यहाँ हमने पंचलाइट कहानी का सारांश ये दिखाया है, तो इस तरह से आप तैयार कर चुके होंगे। तो इसको पंचलाइट कहानी के सारांश को क्रम से लिखते हुए चले जाएं। 7वां प्रश्न है आलोकवृत्त खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा आलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। कोई एक प्रश्न आपको करना है, तो यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालेंगे। प्रश्न संख्या 7 हो गया। फिर प्रथम सर्ग का सारांश, अगर दोहरा नामकरण पूछ रहा है तभी आपको ये देना है, भारत का स्वर्णिम अतीत। नहीं पूछ रहा है तो नहीं देना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ जितने सर्ग हैं उनके दोहरे नाम हैं, तो तैयार करते समय दोनों चीज़ तैयार करें जिससे भ्रम न हो। और शुरू के पैराग्राफ में किसने ये रचना की है, कितने इसमें सर्ग हैं, किसके बारे में, इसका दे करके फिर सारांश लिखते हुए चले जाइए। अब खंड ख की बात करें तो ख का जो खंड का पहला प्रश्न है पूरे प्रश्न पत्र का 8वां, ये 2 खंडों में है, क और ख में। क में 2 गद्यांश होंगे संस्कृत से, और ख में श्लोक, और किसी एक का दोनों में करना है। जैसे धन्योऽयं भारत देश, आपने यहाँ देख लिया, और इसके नीचे है अतीते प्रथम कल्पे, किससे लिए गए हैं, तो ये तो जातक कथा से दूसरा ली गई है, और पहले वाले का हम हल यहीं आपको दिखा दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का संकेत धन्योऽयं से लेकर अस्ति तक। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, फिर इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे। इसी तरह से खंड ख में जब आएंगे तो यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं, किसी एक का संदर्भ देना है आपको और हिंदी में अनुवाद करना है। 7 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पर देखिए अये लाजा नुच्चई देख करके आप समझ गए होंगे कि आपका पहला ही पाठ है। अब इसी का हम उदाहरण भी देंगे। और फिर निंदन्ति नीति निपुणा, आप सुभाषित रत्नान में चले जाएंगे। पूरी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये पाठ जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख आपने डाला, और पहला लिया है हमने तो संकेत अये से लेकर पुनरुद्धम उचित तक। फिर उसी तरह से संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भोजस सौदार्यम पाठ से अवतरित है।
फिर हिंदी अनुवाद डालिए और उस श्लोक का अनुवाद लिख दीजिए। 9वां प्रश्न मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित है। किसी एक को आपको चुनना है और उसी का लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिया है अंधे की लाठी होना, तो लिखने का तरीका है कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला हमने लिया, अगर दूसरा लिया होता तो 9 ख हो जाता, तीसरा लेता तो 9 ग हो जाता। फिर हेडिंग डाली मुहावरा अंधे की लाठी होना, अर्थ एकमात्र सहारा, वाक्य प्रयोग श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। इस तरह से आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका में। 10वां प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। किसी प्रश्न पत्र में बोर्ड में एक ही दिया गया है, लेकिन अधिकांश में 2 दिए गए हैं, दोनों गद्यांश दिए गए हैं। उनमें के नीचे 5 अंक के 3 प्रश्न हैं, एक 1 अंक का है, 2 अंकों के हैं। तो इनको पढ़िए पहले और तब उत्तर लिखिए। यहाँ पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूँ। मेरी 3 गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद जी खोल कर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं। जो लोग न मेरा दान करते हैं और न भोग, उनके पास मैं ज़्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाता। इसलिए मेरे प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। 3 प्रश्न हैं। उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। वक्ता की कौन कौन गतियाँ होती हैं। वक्ता की अधिकता से दान या भोग न करने पर क्या परिणाम होता है। ठीक, ये हो गए। अब इसका अथवा देखिए। यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर, यानी यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक ऊपर एक इसके नीचे। तो हमने ऊपर वाले का उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहला फर्स्ट है, जिसमें आपने वक्ता को पढ़ा है। और उसका कारण मेरा ये रहा कि कुछ नए, जैसे पिछले बार कुछ आपने देखे हैं, तो हर बार कुछ नए जब करेंगे तो आपको उत्तर समझने में सरलता होगी और बहुत तेजी के साथ आप तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न था, और प्रश्न लिखने से पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालिए। फिर संकेत में आप दिखा दीजिए किसको कर रहे हैं। हम पहले वाले को कर रहे हैं, तो पहले मैं से लेकर चाहिए तक दिया। फिर पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए, तो उत्तर होगा उपयुक्त गद्यांश का वक्ता धन है। दूसरा प्रश्न है वक्ता की कौन कौन गतियां हैं। उत्तर है वक्ता की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। और तीसरा प्रश्न है वक्ता की अधिकता से दान या भोग न करने पर क्या परिणाम होता है। तो इसका उत्तर है वक्ता की अधिकता से दान या भोग न करने पर वह व्यक्ति के पास अधिक दिनों तक नहीं टिकता। जो पैराग्राफ में है वही आपको देना है। फिर यहाँ पर आइए 11 में शब्द युग्म हैं, इनके जोड़े में से सही उत्तर आपको चुनना है और चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अम्ब और अम्बु, अम्ब माने माता और अम्बु माने जल, तो माता और जल होगा। जलद जलधि, जलद माने बादल, जलधि माने समुद्र, तो यहाँ बादल और समुद्र होगा। तो इसी तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 क, पहले में अ माता और जल और दूसरे में स बादल और समुद्र। ख की बात करें तो यहाँ अनेकार्थी शब्द दिए होंगे, कोई एक चुनना है। जैसे द्विज, कनक, अंबर, कोई एक चुनेंगे और उनके 2 अर्थ आपको लिखने हैं परीक्षा में। जैसे हमने लिया प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख का अनेकार्थी शब्द द्विज, इसके 2 अर्थ हुए ब्राह्मण, पक्षी, जो आपस में पर्याय नहीं है, इससे अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को मानने वाला, जो उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। तो इसी तरह से उत्तर भी लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग, पहले में स कृतज्ञ, दूसरे में मितभाषी। 11 का घ, इनमें किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध कर के लिखना होता है। 4 वाक्य होते हैं, चारों में कोई न कोई कमी होती है। जैसे ईश्वर के अनेकों नाम है, तो यहाँ अनेकों के बजाय अनेक होगा। पुत्री प्राय धन होता है, तो होता है के बजाय होती है। एक फूल की माला लाना, तो फूल की एक माला लाना या फूलों की एक माला लाना, दोनों सही है। सूर्य पूरब में निकलता था, तो निकलता था नहीं बल्कि निकलता है, क्योंकि आज भी सूर्य पूरब में ही निकलता है। तो 2 आपको उत्तर लिखने हैं, तो इस तरह से दिखाइए। प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ, वाक्य का शुद्ध रूप, ईश्वर के अनेक नाम हैं, पुत्री पराया धन होती है।
वीर 12वां प्रश्न आइए। ये 3 खंडों में है क ख ग और यहाँ आपको रस छंद अलंकार मिलेंगे। तो वीर अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। अगर परिभाषा उदाहरण दोनों है तो दोनों लिखिए। केवल परिभाषा है या केवल उदाहरण है तो एक ही लिखना है, और अगर एक ही लिखना है तो उदाहरण लिखते समय स्पष्टीकरण देना है। यहाँ हमने बीरस को दिखाया था, ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या 12 करिए। बीरस अस्थायी भाव उत्साह, फिर परिभाषा हेडिंग डालिए। परिभाषा इस तरह से आप लिख लीजिए रस की। इसके बाद उदाहरण, फिर उदाहरण इस तरह से आप लिख लीजिए, यहाँ सामने है उदाहरण, कोई भी आप लिख सकते हैं। ख में श्लेष अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। लक्षण का भी तात्पर्य यहाँ परिभाषा से ही है, तो अगर दोनों पूछा गया तो दोनों लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 12 ख, श्लेष अलंकार हेडिंग डालिए। लक्षण पूछा है तो लक्षण लिखिए, परिभाषा पूछा है तो परिभाषा लिखिए, बात दोनों एक ही है। इसके बाद उदाहरण लिखिए, और लिख सकें तो स्पष्टीकरण लिखिए। यद्यप जब दोनों पूछा होगा तो स्पष्टीकरण लिखने का आवश्यकता नहीं है, जब एक पूछा होगा तब लिखना है। खंड ग में दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। 4 ही हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। कोई भी 3 आप पढ़ लें तो निश्चित है कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 ग, दोहा छंद, यहाँ लक्षण आपने लिख दिया, लक्षण माने परिभाषा, यहाँ लिख दिया। परिभाषा के बाद उदाहरण अगर आप लिख रहे हैं तो चाहें तो मात्राएं भी लगा देंगे तो आपका उत्तर बड़ा सुंदर लगेगा। स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, अगर केवल उदाहरण पूछा है तभी स्पष्टीकरण देना है। 13वां जो प्रश्न है वो पत्र लेखन संबंधित है। किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर की सफाई हेतु पत्र लिखे, अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को डेयरी उद्योग लगाने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। और तीसरा बच रहा है नियुक्ति पत्र। ये 3 ही पत्र आपके कोर्स में हैं। तो लिखने का तरीका वही कि प्रश्नोत्तर संख्या 13 आपने डाल दिया। सेवा में करके संपादक दैनिक जागरण, प्रयागराज, कोई भी संपादक, अमर उजाला, हिंदुस्तान, कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर आप विषय दिखा देंगे। नगर में व्याप्त गंदगी के निराकरण संबंध में जो पूछा गया है, फिर महोदय करके आप लिखते चले जाइए। चूँकि ये सारे पत्र हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपने देख भी लिया है, कक्षा में भी आपने पढ़ लिया है। तो इस तरह से पूरा कर दीजिए। पूरा करने के बाद नीचे दिनांक डालिए और भौदी में क ख ग डालिए, जिले का नाम डालिए, लेकिन अपना नाम आपको नहीं लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 14वां जो है ये निबंध लेखन से संबंधित है, और 4 या 5 निबंध आपके सामने मिलेंगे पेपर में, जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप, आस्था का संगम, भव्य दिव्यम डिजिटल महाकुंभ 2025, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार। ये सब ऐसे हैं, इनमें कोई न कोई आपको परीक्षा में मिल ही जाता है। तो पहले का ही हमने आपको प्रारूप दिखाया है। प्रश्नोत्तर संख्या 14, विज्ञान वरदान अभिशाप, इस तरह से हेडिंग डालें। उसके नीचे रूपरेखा, यानी जो अंदर आप हेडिंग लेंगे उसी को रूपरेखा हम आप यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद उसी का विस्तार आपको करना है। जो आपने तैयार किया है निबंध, इसी का विस्तार करते चले जाएंगे तो आपका निबंध पूरा हो जाएगा। 2.5 पेज लिखने का नियम है कि 2.5 पेज में हो जाता है, अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न पत्र अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।